नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सीरीज। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में ये आज की 10th नंबर की क्लास है। इस क्लास में जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, क्लास में ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है और ये पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आपको सबसे अच्छा आइडिया ये लगेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस टॉपिक से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं और कैसे कैसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, बाकी इसमें स्टैटिक जीके आपको साथ साथ बताया जाएगा और जो करंट अफेयर्स हैं वो भी साथ साथ बताए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस बार रेलवे में नौकरी लेकर रहना है आपको। सवाल पे आते हैं हम। सवाल देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट स्टार गिल्ड अवार्ड्स सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई? मुंबई में पहली स्टार गिल्ड अवार्ड, क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? स्टार गिल्ड अवार्ड। स्टार गिल्ड अवार्ड। तो स्टार गिल्ड अवार्ड 2004 में शुरू होते हैं। स्टार गिल्ड अवार्ड की शुरुआत 2004 में होती है। 2004 में होती है और 2004 में स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी जो हुई, ये सबसे पहले कहां हुई? मुंबई में हुई। मुंबई में हुई। ये पहली है, ये पहली है। ठीक है, स्टार गिल्ड अवार्ड की सेरेमनी पहली सेरेमनी है। बाकी हम बात करें 2016 की, तो ये आपकी अंतिम है। 2016 की कहां है? अंतिम सेरेमनी है, ध्यान रखेंगे आप। तो 2004 में स्टार गिल्ड अवार्ड शुरू होते हैं। 2004 में स्टार गिल्ड अवार्ड शुरू होते हैं और मुंबई से इसकी शुरुआत होती है। फिल्म टेलीविजन किसके लिए? भारतीय फिल्म टेलीविजन में ये अवार्ड दिए जाते हैं। भारतीय फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, स्टार गिल्ड अवार्ड भारतीय फिल्म टेलीविजन फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं, स्टार गिल्ड अवार्ड। और इसकी शुरुआत 2004 में हुई। तो कहां हुई ये पहली सेरेमनी? 2004 मुंबई में हुई और लास्ट 2016 में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो आंसर इसका हो जाएगा 2004। ठीक है, आगे देखें। इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? भारत की जो पहली सैटेलाइट है, भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। ये क्या है? भारत की पहली सैटेलाइट। भारत की पहली सैटेलाइट क्या है? आर्यभट्ट है। तो ये इसकी शुरुआत कहां होती है? इसकी शुरुआत होती है, कब होती है? 1975 में। भारत की पहली मिसाइल आर्यभट्ट, भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुई थी? 1975 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, भारत की पहली सैटेलाइट कहां हुई लॉन्च, कब हुई? 1975 में, भूलेंगे नहीं। आपके लिए प्रश्न है एक, यहीं पे आपके लिए एक प्रश्न है। उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है, जो भी क्लास देख रहे हैं। चंद्रयान के समय, जो सफल चंद्रयान है, चंद्रयान के समय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसरो के चीफ कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आगे देखें। When was the Indian Reform Association formed? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ध्यान देंगे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा कब की जाती है? 1870 में की जाती है।
ठीक है भाई, 1870 में की जाती है। ध्यान रखेंगे 1870, केशव चंद्र सेन। क्लियर। अब देखें आप, यहां पे आपको और चीजें क्या तैयार रखनी है। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, ठीक है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष और इन्हीं की वर्ष, किस वर्ष और किस स्थान पर हुए, ये आपको याद रखने हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की कब? 1885 में। कब की? 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा बहुत सी और संस्थाएं हैं जो कांग्रेस से पहले बनी और कुछ कांग्रेस के बाद बनी, है ना, वो आपको याद रखनी है, जैसे कि आरएसएस, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आईएनए, और आपका जो आजाद हिंद फौज, उसके अलावा जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाए गए जो रिफॉर्म्स हैं, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, जैसे कि बहिष्कृत हितकरनी सभा, है ना, इन सभी को आपको याद रखना है। ये इतिहास में पूछे जाते हैं। फिलहाल याद रखेंगे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब बना? 1870 में बना। ठीक, आगे देखें, व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राष्ट्रपति भवन कंप्लीटेड? राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा कब हुआ? राष्ट्रपति भवन, ये जो राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, ये बताना है आपको। तो 1929, ये आपका 14 क्वेश्चन है। 1929, 1949, 1953, 1959। तो राष्ट्रपति भवन 1929 में बन गया था। राष्ट्रपति भवन 1929 में ही बन गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति भवन तो ये बाद में बना है। पहले यहां कौन रहा करता था? यहां पे ब्रिटेन की तरफ से जो भारत के वायसराय बनाए जाते थे वो यहां रहते थे। भारत के वायसरॉय यहां रहते थे। भारत के वायसरॉय यहां रहते थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन जो जिसमें आज महामहिम राष्ट्रपति जी निवास करते हैं, इस राष्ट्रपति भवन में पहले वायसरॉय रहा करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, वायसरॉय रहा करते थे। ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज जान लें, राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है जिसे मुगल गार्डन कहा जाता था। मुगल गार्डन है, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, इसका नाम बदल दिया गया है, अब अमृत उद्यान है। अच्छा, एक और चीज, अगर घूमने जाना है आपको तो ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 2025 से ओपन है ये 30 मार्च तक। 30 मार्च 2025 तक ओपन है, आप जाके घूम सकते हैं वहां पे। ओपन होने का टाइम है 10 AM से 5 PM। ठीक है, फ्री एंट्री है। बस राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पे जाकर आप जो है टोकन ले लीजिए। फ्री है, वो सब कुछ फ्री है।
तो यहाँ अगर घूमने जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे घूमती हैं सुबह सुबह, तो फिर उस टाइम पे नहीं जा पाएंगे। 10 बजे से पब्लिक के लिए ओपन है, वो भी टाइम पीरियड है, 2 फरवरी से चल रहा है ओपन, 30 मार्च तक चलेगा ये अमृत उद्यान। ठीक, आगे, विच वॉज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत भारत में कब हुई? यहां हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो पहली बार रीजनल रूरल बैंक कब बनी भारत में? तो पहली बार रीजनल रूरल बैंक 1975 में बनती है। कब बनती है? 1975 में बनती है, शुरुआत होती है इसकी। अब ध्यान रखेंगे आप, आपके लिए सवाल है, क्या सवाल है? तो पहला सवाल है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर होती है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। सिफारिश पर इसकी स्थापना कब हुई, ये बताना है, कब हुई, ईयर बताना है आपको। ठीक है। दूसरा सवाल, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, कलकत्ता से मुंबई कब लाया गया? कलकत्ता से मुंबई कब लाया गया? शुरुआत में कलकत्ता में था, मुंबई कब लाया गया? तीसरा सवाल, एसबीआई कब बनी? एसबीआई कब बनी? ये सब सवाल पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? इनके जवाब भाई साहब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम? भारतीय संघवाद प्रणाली में, भारतीय संघवाद प्रणाली में कौन सा यूनिटरी एलिमेंट यानी कि एकात्मक विशेषता क्या है? एकात्मक तत्व क्या है? तो देखिए भाई, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपना अपना काम करते हैं, सबको स्वतंत्रता होती है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। संघवाद में, एकात्मक में क्या होता है, पावर पूरी सेंटर के पास होती है, राज्यों के पास नहीं होती। लेकिन चूंकि भारत में तो राज्य भी स्वतंत्र है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर केंद्र सरकार हावी हो जाती है राज्य के अंदर, तो वो एकात्मक विशेषता भी हमें देखने को मिलती है। तो आपको बताना है कि भारत का जो संघवाद है उसमें एकात्मक विशेषता, एकात्मक तत्व कौन सा है जो हमें देखने को मिलता है? बताओ भाई। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि टफ है संविधान। तीसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोच्च है। चौथा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जी हां, इसको अंडरलाइन कर लो।
राज्यों के अंदर राज्यपाल बनाकर भेजना। कौन भेजता है राज्यपाल बनाकर? केंद्र सरकार। तो वो राज्यपाल हस्तक्षेप करता है राज्य के प्रशासन में। ठीक है, एक तो ये हो गया एकात्मक तत्व। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये नहीं है। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल, हाँ, राज्य के अंदर कोई अगर विधेयक पास हो रहा है तो उस विधेयक की मंजूरी राष्ट्रपति से ली जाएगी। मंजूरी राष्ट्रपति से मांगी जा सकती है, तो ये भी हस्तक्षेप हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक जो क्राइसिस हैं वो भी हस्तक्षेप पैदा करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे आपातकाल। आपातकाल कभी भी लगाया जा सकता है, तो वो भी राज्यों की ऑटोनॉमी के खिलाफ है। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा 4, 6 और 7। 4, 6 और 7 इनमें। ठीक है, आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है भारत में, भारतीय संविधान में। संसदीय सरकार है भारत में, बिल्कुल है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है भारत में, राष्ट्रपति मेन होता है भारत में, तो ये गलत बात है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, जी हां है। फेडरल गवर्नमेंट है, जी हां है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था नहीं चलती है, क्योंकि भारत में तो प्रधानमंत्री मेन होता है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तो अमेरिका में चलती है, भारत में नहीं चलती। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं हुआ ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमसे पूछा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम। देखो, केंद्र, भारत के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो, भारत के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो या हो फिर राज्य सरकार, या हो फिर राज्य सरकार, दोनों को शक्ति कहां से मिलती है? दोनों को शक्ति कहां से मिलती है? बताओ, कहां से मिलती है शक्ति? तो शक्ति मिलती है भाई भारतीय संविधान से। कहां से? भारतीय संविधान से शक्ति मिलती है काम करने की, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है भारत के लोगों ने, भारत के लोगों ने बनाया है। तो संविधान को पावर मिलती है भारत के लोगों से, संविधान को पावर मिलती है भारत के लोगों से, और सरकारों को पावर मिलती है संविधान से। ठीक है, समझ गए? ध्यान रखेंगे। आगे देखें। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट। तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अनुसार इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 है। तो ये जो आर्टिकल 1 है ये किस में आता है? इस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन इट्स टेरिटरी। ठीक, संघ और उसके क्षेत्र। तो ये भाग 1 में आती है। कहां? भाग 1। आर्टिकल है इससे रिलेटेड 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। ठीक। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद भगवत गीता ओरिजिनली रिटन? श्रीमद भगवत गीता ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद भगवत गीता ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद भगवत गीता ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई है ओरिजिनली। ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में
लिखी गई है श्रीमद् भगवत गीता। अब ये महाभारत पर आधारित किताब है। महाभारत के समय की बात है ये, जब श्री कृष्ण अर्जुन को, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन और जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। तो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, वही है भगवत गीता, यानी कि महाभारत पर आधारित है, जिसमें भीष्म पितामह का भी उल्लेख है, धर्म शास्त्र का भी उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सूडान वायरस क्यों न्यूज में है, ध्यान देंगे। सूडान वायरस तो युगांडा सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, युगांडा देश की सरकार और WHO ने सूडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की है। इन्होंने प्रूफ किया है कि ये सूडान वायरस एक डिसीज है। सूडान वायरस रोग है क्या एक्चुअली, तो यह एक वायरल रक्तस्रावी फीवर रोग है। ये एक वायरल है, फीवर है, बुखार है। इसका वायरस इबोला वायरस की फैमिली से संबंधित है। ध्यान करिए, इबोला वायरस आया था तो इबोला वायरस का जो परिवार था उसी परिवार से संबंध रखता है सूडान वायरस। इसकी पहली बार 1976 में दक्षिणी सूडान में पहचान की गई थी। साउदर्न सूडान में इसकी पहली बार पहचान 1976 में हुई। इसमें मृत्यु दर 41% से लेकर 70% के बीच है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो 41% से लेकर 70% तक इसमें मृत्यु के चांस हैं। संचरण कैसे होता है, यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, अंगों या दूसरी सतहों या पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है। इसका जोखिम नैदानिक लक्षणों के प्रकट होने के बाद शुरू होता है और रोग की गंभीरता के साथ बढ़ता जाता है। अब तक SBD सूडान वायरस के लिए कोड लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है सूडान वायरस के लिए, ये ध्यान रखेंगे आप। सरोजनी नायडू क्यों सुर्खियों में है आजकल, तो देखो भाई, देश भर में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। भारत देश में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल विमेंस डे बनाया गया है। यह दिवस स्वतंत्रता, महिला अधिकारों और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण में सरोजिनी नायडू की विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जो 1879 से 1949 तक का इनका टाइम पीरियड है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को, यह सवाल कई बार पूछा गया है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल इंडिया या भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता और प्रसिद्ध कवियत्री थी, है ना, कवियत्री। वे 1947 में स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी। ये वे संयुक्त प्रांत और अभी उत्तर प्रदेश कहते हैं उसकी राज्यपाल बनी। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। उत्तर प्रदेश की ये पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। कुछ योगदान है इनका, कंट्रीब्यूशन है क्या, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई ये, और उन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना की। 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का हिस्सा बनी ये। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने गांधी जी के साथ हिस्सा लिया। और साहित्यिक कृतियां, रचनाएं जो इनकी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग, ये हैं। और देशभक्ति, न्याय, नेतृत्व, समानता आदि, ये मूल्य हैं इनके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डोकरा कलाकृतियां क्यों न्यूज में है ये डोकरा कलाकृतियां, तो ध्यान रखना, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृतियां उपहार में दी हैं, गिफ्ट में दी हैं। डोकरा कलाकृतियां उपहार में दी हैं, गिफ्ट में दी हैं। होता क्या है डोकरा कलाकृतियां, तो इस कला का इतिहास छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में रहने वाले डोकरा डामर जनजातियों से जुड़ा है। ये जनजातियां मध्य भारत की पारंपरिक धातु कला की कारीगर हैं। तकनीकी क्या है, इसमें धातु की ढलाई के लिए लुप्त मोम विधि अथवा सायर पेडव्यू का उपयोग किया जाता है।
सबसे प्रारंभिक उदाहरण है भारत में इस कला का प्रचलन पिछले 4000 वर्षों से भी अधिक समय से हो रहा है। सबसे प्रारंभिक ज्ञात डोकरा कलाकृति मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति है। सबसे पुरानी जो डोकरा कलाकृतियां हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य करती हुई मूर्ति। ठीक। विषय वस्तु प्राकृतिक हास्य दृश्य, पौराणिक कथाएं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए विषय इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप चीजें क्लियर हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये याद रखना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।